विविध भारती के बहुत ही लोकप्रिय वरिष्ठ प्रसारक, बाइस्कोप की बातें, भारतीय सिनेमा के नक्षत्र जैसे कई कार्यक्रमों के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा जी अब हमारे बीच नहीं रहे, मगर वो अपने कार्यक्रमों के जरिए हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आदरणीय लोकेंद्र शर्मा जी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हीं के स्वर और आलेख से सजा कार्यक्रम भारतीय सिनेमा के नक्षत्र B.R. चोपड़ा। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम और उसके बाद हम आपके साथ लेकर रहेंगे कार्यक्रम रंग तरंग। फिलहाल सुनते हैं ये कार्यक्रम। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा की यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा पर केंद्रित कार्यक्रम। अंधेरे सिनेमाघर में भगवत गीता का ये श्लोक गूंजता है और पर्दे पर उभरता है B.R. फिल्म्स का एम्बलम। B.R. चोपड़ा की हर फिल्म इसी तरह शुरू होती है, लगातार काम करने और फल की चिंता नहीं करने का ये मूल मंत्र उनकी फिल्मों का ही नहीं, B.R. चोपड़ा के व्यक्तित्व का भी परिचय है। और मैं हमेशा कहता था कर्म तो कर रहा हूं, फल तो मेरे हाथ में नहीं हो सकता। फल आशा करूं ना करूं मेरे हाथ में तो नहीं है। फल की चिंता किए बिना लगातार आधी सदी तक अपने कर्तव्य से बंधे रहने वाले B.R. चोपड़ा ने फिल्में बनानी तो बाद में शुरू की, पहले शुरू की फिल्मों की समालोचना। कॉलेज में पढ़ता था तो लिखता था, फिल्म के पेपरों में कई बार लिखा। जो पहला आर्टिकल मैंने लिखा फिल्म के पेपर में वो आज तक मुझे याद है, अराउंड द इंडियन स्क्रीन। उसमें मैंने ये लिखा कि आजकल क्या बना रहे हो, कुछ बात नहीं है, रोमांस कर देते हो, मिथोलॉजिकल कर देते हो। का दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, इतने प्रॉब्लम पड़ रहे हैं, इतनी सोसाइटी में है, उसकी बात क्यों नहीं करते आप लोग? सोसाइटी चाहती है, सुनना चाहती है कि आप कुछ क्या कहना चाहते हो, क्यों नहीं करते? उस वक्त जिस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। 20 बरस की उम्र में पत्रकार बन गए, जबकि चाहा था ICS पास करके सरकारी अफसर बनेंगे। फिर फिल्मों की आलोचना करते करते फिल्में बनाने लगे, जबकि चाहा ये भी नहीं था। हालात ने फिल्मों का डायरेक्टर भी बना दिया, जबकि ये तो बिल्कुल ही नहीं चाहा था। यही मैं कह सकता हूँ, ऊपर वाले की बहुत मेहनत। प्रोड्यूसर बना, डायरेक्टर बना, तो भी मेरा हाथ कुछ नहीं था। मैं तो कहा था मैं नहीं बनूंगा डायरेक्टर, मुझे डायरेक्शन आती नहीं है। किसी आदमी ने ये कहा कि तुम जरूर करो, मैंने करना शुरू कर दिया, अपने मदद कर दी ऊपर वाले ने। सन 1914 में पंजाब के एक छोटे शहर लुधियाना में जन्म पाया और तालीम हासिल करने के लिए B.R. चोपड़ा बड़े शहर लाहौर में आ गए। लाहौर उन दिनों हिंदुस्तानी फिल्मों का केंद्र था, सो यहीं 1938 में उन्होंने सिने हेरल्ड नाम की एक पत्रिका में काम करना शुरू किया, जिसे बाद में खुद चलाने लगे। सिने हेरल्ड 1947 तक चली और इसके बाद बंटवारे की तलवार ने लाहौर को भारत से अलग कर दिया। सेकेंड अगस्त 1947 में हमने लाहौर छोड़ दिया, जिस वक्त पार्टीशन हुआ। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया।
जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। लास्ट डेज में मेरे पिताजी के कुछ फ्रेंड्स उन्होंने मुझे कहा कि तुम यार इतना अच्छा क्रिटिसिज्म लिखते हो, कहानियां लिखते हो, ये करती हो, तुम अपनी पिक्चर क्यों नहीं बनाते? उन्होंने कहा नहीं, पैसा हम लगाएंगे। तो उन दिनों में हमने एक पिक्चर का शुरुआत किया। पिक्चर का नाम था चांदनी चौक, जो बाद में बनी। तो उस दिन 3 मार्च थी 1947। 3 मार्च को रॉयट्स शुरू हुए लाहौर में, फिर बंद नहीं हुए, और उन रॉयट्स की वजह से हम लोगों को वहां से भाग करके 2 अगस्त को हिंदुस्तान में बॉम्बे में आ गए। बंबई यानी एक नई दुनिया, अब यहीं अपना संसार बसाना था। बंटवारे के घावों पर मरहम लगाना था और वक्त के बदलने का इंतजार करना था। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। जज्बा और हौसला हो तो आदमी वक्त का मिजाज भी बदल सकता है। फिल्म बनाने के इरादों को भले ही बंटवारा निगल गया था, मगर हौसला बरकरार था। सो 1949 में एक फिल्म बनाई करवट, लेकिन किस्मत ने करवट नहीं बदली और फिल्म औंधे मुंह लेट गई। शुक्र है कि फिल्म करवट के क्रेडिट्स में B.R. चोपड़ा का नाम नहीं डाला गया था। फिर एक दिन एक रास्ता दिखाई दिया कि एक दिन IS जौहर, जो मैं लाहौर से जिसे जानता था, वो आया। क्या कर रहे हो चोपड़ा? मैं क्या करूं, तुम एक काम करो, स्टोरी ले कोई। मैंने कहा नहीं, स्टोरी नहीं ली अभी तक कोई, कम से कम कुछ स्टार्ट तो करो कुछ। तो मुझे ले गए CCI में और वहां हमने उनकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने उसी वक्त उसको कुछ 500 रुपये दिया। मैंने कहा ये लो, बाकी तो मैं शुरू करने के बाद दूंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मगर बनाऊं कैसे, ये तो पैसा नहीं है। कि एक दिन फिर यही एक मिरेकल हुआ, भगवान का जैसे एक चमत्कार होता है वो हुआ। एक और आदमी लाहौर का मेरा वाकिफ, गोवर्धन दास अग्रवाल, जिसको लगता था कि मेरे में समझ है कोई फिल्म मेकिंग की, हालांकि मैंने फिल्म मेकिंग कोई नहीं करी थी। वो एक दिन आए तो उन्होंने मुझे वही सवाल उन्होंने पूछा कि तो क्या कर रहा है बेटा, पिक्चर की स्टोरी है तेरे पास कोई? मैंने कहा स्टोरी तो है। मैंने कहा बताओ फिर क्या करना है? कहा तो कुछ करना क्या है, मैं तो पैसा लगा रहा हूँ, लगाऊंगा, आप बनाइए पिक्चर। उन्होंने कहा मेरी एक शर्त है। क्या? तुम डायरेक्ट करो पिक्चर। इसके बाद मैंने भी सोचा तो भगवान को शायद यही मंजूर है कि मैं डायरेक्शन करूं। तो साहब उसके लिए मैंने डायरेक्शन करना एक्सेप्ट कर लिया और भगवान की मेहर से पहली पिक्चर बनाई जिसका नाम था अफसाना। किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली, किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली। किस्मत बिगड़ी नहीं, बन गई और दुनिया सचमुच बदल गई। फिल्म अफसाना और B.R. चोपड़ा की डायरेक्शन को पहली बार लोगों ने 1951 में देखा था, लेकिन इस फिल्म के गाने आज भी सुने जाते हैं। वो आए बहारे लाए बजे शहनाई, रुत पिया मिलन की आई, रुत पिया मिलन की आई। वो आए बहारे लाए बजे शहनाई, रुत पिया मिलन की आई, रुत पिया मिलन की आई। फिल्म अफसाना के बाद B.R. चोपड़ा ने अपने दोस्त गोवर्धन दास अग्रवाल के लिए 2 फिल्में और बनाई, जिनमें एक वो थी जिसकी योजना लाहौर में बनी थी 1947 में। तब B.R. चोपड़ा इस फिल्म को हीरो नईम हाशमी और हीरोइन एरिका रुक्शी के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन लाहौर की वो तमन्ना और दिल्ली की ये कहानी बंबई में पूरी हुई सन 1954 में। नाम था चांदनी चौक।
चांदनी चौक तो सुपरहिट हुई, मगर अगले बरस यानी 1955 में बनी शोले ज्यादा कामयाब नहीं हुई। लेकिन जिसे जन्म घुट्टी में ही भगवत गीता का महामंत्र मिला हो, उसके लिए कामयाबी और नाकामयाबी में क्या अंतर। सो B.R. चोपड़ा अपने रास्ते पर आगे बढ़े और 1956 में B.R. फिल्म्स की स्थापना के साथ इस बैनर की पहली फिल्म बनाई, एक ही रास्ता। झूमते नजारे झूमे रंग डार की, नदी किनारे कोयल पुकारे, आया जमाना गाओ गीत प्यार की। फिल्म एक ही रास्ता विधवा विवाह का समर्थन करने वाली कहानी थी। उस दौर में इसे एक क्रांतिकारी फिल्म माना गया और बदलाव के लिए छटपटाते जनमानस ने एक ही रास्ता को कामयाबी के शिखर तक पहुंचा दिया। चली गोरी पीछे मिलन को चली, चली गोरी पीछे मिलन को चली, नैना बावरिया मन में सांवरिया, चली गोरी पीछे मिलन को चली, चली गोरी पीछे मिलन को चली। समाज को हर बार कुछ नया और सार्थक देने की ललक B.R. चोपड़ा की अगली फिल्म बनकर पर्दे पर उतरी, नया दौर। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। नया दौर उस दौर की फिल्म है जब आजाद भारत की उम्र करीब 10 बरस की थी। कल कारखाने और मशीनें विकास की सीढ़ी बन रहे थे। शहरी जीवन की दौड़ में गांव पिछड़ते जा रहे थे और महात्मा गांधी का ग्रामीण भारत बेबस और निराश दिखाई देता था। ऐसे में B.R. चोपड़ा ने देशवासियों को मेहनत और पसीने का एक नया रास्ता दिखाया, नया दौर। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। 1957 में बनी नया दौर में एकता और हिम्मत का पैगाम था, तो अगले बरस आई साधना में थी वैश्या उद्धार की कहानी। मैं मजबूर थी, अकेली थी, मुझे बहकाकर सताकर इस कोठे पर ला बिठाया। मैंने तुम्हें रजनी समझकर प्यार किया था, अब चंपा समझकर प्यार करता हूँ। समाज की परवाह न करके मैं तुमसे शादी भी कर लेता, लेकिन मेरी माँ। मोहन बाबू, आपने कह दिया, मेरी शादी हो गई, मैं सुहागिन हो गई, मैं फिर से कुलवंती बन गई, फिर से खानदानी बन गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, कुछ भी नहीं। चंपा। B.R. चोपड़ा की नजर को पैनी कलम की अच्छी पहचान थी। कहानी हो या गीत, शब्दों की शक्ति को परखना वे खूब जानते थे और इस शक्ति को असरदार तरीके से पर्दे पर उतारने का गुर भी उन्हें बखूबी आता था। मर्दों ने बनाई जो रस्में, उनको हक का फरमान कहा, औरत के जिंदा जलने को कुर्बानी और बलिदान कहा, किस्मत के बदले रोटी दी और उसको भी एहसान कहा।
जब जी चाहा धुतकार दिया, औरत ने जन्म दिया मर्द। साहिर लुधियानवी बी.आर. चोपड़ा के प्रिय गीतकार थे। बी.आर. फिल्म्स की कुल 14 फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे और कहने की आवश्यकता नहीं कि सभी गीत लोकप्रिय हुए। फिल्म साधना की कहानी लिखी थी पंडित मुखराम शर्मा ने। बी.आर. फिल्म्स की पहली फिल्म एक ही रास्ता की कहानी भी उन्होंने ही लिखी थी। फिर 1959 में पंडित मुखराम शर्मा की एक और कहानी पर बी.आर. चोपड़ा ने फिल्म बनाई धूल का फूल। विधवा विवाह और वेश्या उद्धार के बाद इस बार एक बिन ब्याही माँ के दर्द की दास्तान। पूछेगा कोई तो किसे बाप कहेगा, बाप कहेगा। जग तुझे फेंका हुआ पाप कहेगा, है पाप कहेगा। फिल्म धूल का फूल की कहानी का बीज बी.आर. चोपड़ा के जहन में कॉलेज के दिनों से मचल रहा था। जब मैं एमए में था तो चार्ल्स डिकेंस की एक कहानी ऑलिवर ट्विस्ट पढ़ी। वो मेरे दिमाग में इतनी छाई कि क्या ये जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है, ये जो नाजायज औलाद जिसको कहते हैं, क्या उसकी कोई स्टेटस नहीं लाइफ में? औलाद का क्या कसूर है? कसूर होगा तो किसी दूसरों का होगा, उसका तो कोई होना नहीं चाहिए। और वो कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने एक दिन पंडित मुखराम शर्मा जी को बोला कि पंडित जी, मेरे पास एक स्टोरी ऑलिवर ट्विस्ट की एक कहानी है और मैं चाहता हूँ उसको हम इंडियनाइज कुछ करें। और उनको इतने इंस्पायर हुए कि साहब कि उन्होंने कहानी वो लिख डाली और बनाई कहानी। मगर ये बात जरूर है कि धूल का फूल एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग पिक्चर बनी और उसने पहली बार एक पिक्चर थी जिसने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सिल्वर जुबली हिंदुस्तान में खरीदी। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। फिल्म धूल का फूल के साथ ही बी.आर. चोपड़ा के छोटे भाई यश चोपड़ा ने भी अपने निर्देशन की यात्रा आरंभ की। धूल का फूल की रिकॉर्ड कामयाबी के बाद बी.आर. चोपड़ा ने अगले ही बरस अपने छोटे भाई को निर्देशन का एक और मौका दिया। फिल्म थी धर्मपुत्र। धर्मपुत्र आचार्य चतुर्सेन के उपन्यास पर आधारित थी। फिल्म टिकट खिड़की पर तो बैठ गई, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता की भावना को जगाने का काम इसने निश्चय ही किया। ये मस्जिद है वो बुतखाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, मानो ये मानो चाहे वो मानो। ये मस्जिद है वो बुतखाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। भाई मकसद तो है दिल को समझाना, मकसद तो है दिल को समझाना। चाहे ये मानो चाहे वो मानो, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। ये मस्जिद है वो बुतखाना, ये मस्जिद है वो बुतखाना। मकसद तो है दिल को समझाना, मकसद तो है दिल को समझाना। ये मस्जिद है वो बुतखाना, मकसद तो है दिल को समझाना, समझाना समझाना। चाहे ये मानो चाहे वो मानो, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। बरसों पहले बी.आर. चोपड़ा ने स्टीफन ज्विग की एक कहानी पढ़ी थी और उसे वे भुला नहीं पाए थे। कहानी जहन के एक हिस्से में पड़ी बरसों तक सुस्ताती रही। फिर एक दिन चोपड़ा साहब को रामायण में लक्ष्मण रेखा वाला प्रसंग याद आया और एकाएक कहानी ने एक सार्थक अवतार ले लिया। बी.आर. चोपड़ा ने उस कहानी को कलर में बनाना चाहा, लेकिन साथियों के ढीले उत्साह ने उसे ब्लैक एंड व्हाइट तक सीमित कर दिया। लेकिन 1963 में गुमराह बनी, हिट हुई और गुमराही में भटकने वालों के लिए एक दिशा निर्देश भी बनी। राजेंद्र, तुम यहाँ से चले जाओ।
फिर कभी मुझसे मिलने की कोशिश ना करना। मेरी बात तो सुनो मीना। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आज तक जो मैं करती रही वो मेरी भूल थी। मैं अपने देवता समान पति को धोखा देती रही, उसकी इज्जत आबरू से खेलती रही, उसका घर बर्बाद करती रही। मैं वो करती रही जो किसी शादीशुदा औरत को नहीं करना चाहिए। मुझ जैसी गुमराह के लिए कोई राह नहीं। यहाँ कोई मीना नहीं रहती। ये घर मिसेस अशोक का है। गुमराह एक बामकसद फिल्म थी। जब भी कसे हुए निर्देशन, सधे हुए अभिनय और सुरीले गीत संगीत की बात होगी तो गुमराह की बात बेशक होगी। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। औरत के कई रूप हैं और हर रूप के कई रंग हैं। B.R. चोपड़ा इन रंगों को बखूबी पहचानते थे। शायद इसीलिए इस रंगीली धूप छांव को उन्होंने कई बार पर्दे पर उतारा। कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ तो हर चीज बिकती है। कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, लाला जी तुम क्या क्या, मियाँ जी तुम क्या क्या, बाबू जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। फिल्म हमराज दो पुरुषों के बीच हालात और जज्बात की आंधी में मुंह छुपाती हुई औरत की कहानी थी। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। इंसाफ का तराजू उस औरत की दास्तान थी जो बलात्कार की मार से घायल होकर मानसिक बवंडर को झेलती है। लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं। लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं। फिल्म निकाह में B.R. चोपड़ा ने एक बार फिर दो पुरुषों के बीच उलझे हुए औरत के दिल में झांका, लेकिन इस बार मुस्लिम समाज के खोखले उसूलों पर सवाल उठाते हुए। B.R. फिल्म्स के बैनर पर दो फिल्में ऐसी भी बनी जिनमें एक भी गाना नहीं था। ये दोनों सस्पेंस फिल्में थीं। एक थी सन 1970 में बनी इत्तेफाक और दूसरी, यानी जो असल में पहली थी क्योंकि 11 बरस पे 1959 में बनी थी, कानून। वो पिक्चर जब रेडी हो गई, एक दिन कुछ डिस्ट्रीब्यूटर हमारे ऑफिस में आए कि चोपड़ा साहब पिक्चर रेडी हो गई है, अब हमको आप खा दीजिए थोड़ी सी। मैंने कहा जरूर देखिएगा। अब मैं डर रहा था ये देख करके इन्होंने क्या एटीट्यूड लेंगे पता नहीं। चोपड़ा साहब एक रिक्वेस्ट है। मैं क्या, इस पिक्चर में गाने मत डालना, ये पिक्चर तो कमाल की पिक्चर है, इसको हाथ मत लगाइए, ये पिक्चर तो एक आउटस्टैंडिंग लैंडमार्क बन जाएगी। B.R. चोपड़ा हमेशा लीक से हटकर फिल्में बनाते और कामयाब होते रहे। वे हमेशा एक बामकसद और जिम्मेदार फिल्मकार के रूप में जाने गए। फिर मैं ऐसे ही बैठा हुआ दफ्तर के मेरे F.A. मिर्जा साहब जिन्होंने नया दौर लिखा था वो आ गए और उन्होंने कहा कि चोपड़ा साहब आपका एक 2-4 मिनट लेना चाहता हूँ। कहता सर राज कपूर ने मुझे बोला है कि ऐसी एक स्टोरी चाहिए जिसमें हम तीनों भाई और बाप आ सके।
कहता कि मैंने एक स्टोरी लिखी, वो स्टोरी मेरी उनको पसंद नहीं आई। कहता आप लेंगे? मैं क्या अब भी ले लूंगा। मैंने जेब से 1000 रुपया निकाला और उनको दे दिया। मैंने कहा लो, मैं प्रूफ देता हूँ कि मुझे मंजूर है स्टोरी, उसके बाद बाकी बात करेंगे, शुरू करेंगे। उसके ट्रीटमेंट बनाने में मुझे 2 साल लगे साहब, और वो पिक्चर का नाम था वक्त। फिल्म वक्त B.R. चोपड़ा की पहली रंगीन और पहली मल्टी स्टार फिल्म थी। 20वीं सदी के जाते जाते धीरे धीरे बहुत कुछ बदल रहा था। नई पीढ़ी कामयाबी की सीढ़ी तिकड़म को मान बैठी थी। ऐसे में B.R. चोपड़ा ने सिनेमा घर से पलटकर छोटे पर्दे यानी टीवी की ओर देखा, और फिर 1988, 89 और 90 के 21 महीनों में संसार ने देखा टीवी संसार का महा सीरियल महाभारत। महाभारत की महागाथा 94 भागों में बांटी गई थी। महर्षि वेदव्यास रचित ये कथा B.R. चोपड़ा के उन विचारों का भी बयान थी जिस पर वे जीवन भर टिके रहे। आज जब भ्रष्टाचार के विरोध में नारे गूंजते हैं, तो नारों के साथ B.R. चोपड़ा की फिल्म आदमी और इंसान के हीरो की आवाज भी सुनाई देती है। बलात्कार से घायल औरतों की भीड़ में इंसाफ का तराजू की हीरोइन भी कहीं खड़ी नजर आती है। गांवों से शहरों की तरफ पलायन करते हुए हुजूम को बेबसी से देखता हुआ नया दौर का नायक भी कहीं दिखाई देता है। दंगों में उजड़े हुए लोगों के बीच खड़े धर्मपुत्र के हीरो को भी पहचाना जा सकता है। सच पूछिए तो समाज की लगभग हर समस्या को, हर अंधेरे को, हर बेजुबान को B.R. चोपड़ा ने पर्दे पर उतारा। उनके इसी योगदान की बदौलत उन्हें इस सदी का अंतिम सबसे बड़ा फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। B.R. चोपड़ा ने 22 अप्रैल 1914 को लुधियाना में शरीर धारण किया था और 94 बरस बाद 5 नवंबर 2008 को उसे त्याग दिया। बलदेवराज चोपड़ा ने भगवत गीता को अपने जीवन का आदर्श बनाया था। इसलिए हम जानते हैं कि जन्म से पहले भी वे यहीं थे और मृत्यु के बाद भी वे कहीं गए नहीं हैं। उनकी फिल्मों में हम जब चाहें उन्हें देख सकते हैं। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। सदियों जहान में हो चर्चा हमारा। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला में आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा पर केंद्रित कार्यक्रम। शोध, आलेख और स्वर लोकेंद्र शर्मा, ध्वनि संपादन कमल शर्मा, टेक्निकल सपोर्ट दिलीप कुलकर्णी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनीषा जैन, प्रोड्यूसर कमल शर्मा। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा की यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र।
लफ्जों में तेरे हुस्न की तस्वीर डालकर, लफ्जों में तेरे हुस्न की तस्वीर डालकर कितनों को आशिकी का सलीका सिखा गए। AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:42 और 33 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम रंग तरंग का। और रंग तरंग की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका अपना अजीज दोस्त फिरोज। तो आप तमाम सामीन हज़रात को मेरा पुरखुलूस आदाब। और आइए इस रंग तरंग की बेहद खूबसूरत महफिल का आगाज करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत कलाम के साथ। आवाज़ है जनाब जगजीत सिंह साहब की। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, उसे एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को,
तुझे भी अपने पे ये एतबार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। कैफी आजमी साहब के इस कलाम को अपनी आवाज बख्शी जनाब जगजीत सिंह साहब ने। AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा रंग तरंग की। और रंग तरंग की इस बेहद खूबसूरत महफिल में हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है, क्योंकि आज आपके लिए हम खास प्रोग्राम लेकर आए थे, क्योंकि आज हमारे बीच लोकेंद्र शर्मा नहीं रहे, मगर उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उन्होंने जो काम किया वो हमेशा हमें उनकी याद दिलाएगी। जिंदगी शायद इसी को कहते हैं, जो अब तक हमारे पास था जरूरी नहीं कल भी हमारे पास होगा। लोग आएंगे और चले जाएंगे, और अपने काम के जरिए वो याद किए जाएंगे, अपने कर्मों के जरिए वो याद किए जाएंगे। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे बीच से आज चली गई, और इस जिंदगी की हकीकत को समझा गई कि जिंदगी है क्या। प्यार, मोहब्बत, इश्क व आशिकी, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे को समझना। ऐसे ही मौके हम सबकी जिंदगी में शायद आने वाले हैं, और यही हकीकत है। तो फिलहाल रंग तरंग के इस महफिल को और आगे बढ़ाते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत आवाज के साथ। जब भी तन्हाई से घबरा के सिमट जाते हैं, जब भी तन्हाई से घबरा के सिमट जाते हैं, हम तेरी याद में दामन से लिपट जाते हैं। उन पे तूफान को भी अफसोस हुआ करता है, उन पे तूफान को भी अफसोस हुआ करता है, वो सफीने जो किनारों पे उलट जाते हैं। चित्रा सिंह की ये दिलकश आवाज आपकी खिदमत में।
ARFM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल से जी है रंग तरंग की। और रंग तरंग की इस बेहद खूबसूरत महफिल में बहुत सारे पैगामात आप तमाम लोगों ने हम तक पहुंचाए हैं। बहुत सारी बातें आपने लिखी हैं, लेकिन वक्त का तकाजा है कि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है इस प्रोग्राम में, इसलिए हम आपके पैगामात को शामिल नहीं कर सकते। लेकिन आपसे ये ज़रूर कह सकते हैं, आप लोगों ने इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से, बगैर नंबर बताए हुए आपने अपने दिल की बात हम तक पहुंचाई है, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, तो आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए ARFM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, हो मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए, अनूप घोषाल की इसी आवाज के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए रंग तरंग से इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए FM गोल्ड के साथ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार और समाचारों के बाद शबनम रहेंगी लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद।